स्वागत है आपका सौरवेद ऑफिशियल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चंस जो कि CDP के हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि के हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस में रिपीट होते रहे हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो हम इस आधार पर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं करेंगे कि एक बार पूछा जा चुका है दोबारा नहीं पूछा जाएगा। तो ये सभी, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस के बेस पर ही बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में कई ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, कई ऐसे सेट कराए हैं जिसमें एक ही सेट में एक कॉन्सेप्ट पर 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम इन 30 क्वेश्चंस को समझेंगे और करेंगे। और आप लोग अपना स्कोर वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ईमानदारी से बताइएगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज की शानदार क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। मतलब निम्न इनमें जो नियम दिए गए हैं उनमें थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा अधिगम का नियम नहीं दिया गया है। तो क्या अभ्यास का नियम है, क्या तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभिवृत्ति का नियम है। तो जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम है। कौन सा दिया गया है? हाँ, कौन सा दिया गया है? तो वो अभ्यास का नियम दिया गया है, तत्परता का नियम दिया गया है और प्रभाव का नियम दिया गया है। मगर अभिवृत्ति का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, थॉर्नडाइक द्वारा जो 5 गौड़ नियम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ, तो पहला कौन सा है? पहला इन्होंने दिया है मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का सिद्धांत, हाँ, ये जो गौड़ नियम है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा? मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम। कौन सा है? बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है। चौथा है आत्मीकरण का नियम। कौन सा? आत्मीकरण का नियम, मतलब लॉ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। और पांचवा कौन सा? ये चौथा है। पांचवा कौन सा है? साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। मतलब कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना क्या है? क्या अनुकरण द्वारा होता है? सीखना किसके कारण होता है? अनुकरण द्वारा होता है। कि अनुकरण करके हम सीख पाते हैं, इमिटेशन से हम सीख पाते हैं, ट्रायल एफर्ट के द्वारा सीख पाते हैं, प्रयास द्वारा सीख पाते हैं, या सूझ द्वारा सीख पाते हैं, या अभ्यास द्वारा? बताएंगे। तो जो कोहलर और कोफ्का और एक मनोवैज्ञानिक हैं वर्दीमर, इनके अनुसार सूझ द्वारा क्या किया जाता है? सीखा जाता है। मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सूझ द्वारा होती है। अच्छा, सूझ का क्या आशय है? तो सूझ का यह आशय है कि अचानक किसी समस्या का हल निकलना। ठीक है, अचानक किसी समस्या का हल निकलना। मोटू पतलू देखा है आपने? उसमें मोटू बोलता है कि मुझे इस समस्या का हल नहीं पता है, मतलब मेरी तो बिना खाए
पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो तभी पतलू क्या बोलता है, आइडिया। तो उसको एक तरकीब सूझती है, आइडिया आता है, सूझ वहाँ पर डेवलप होती है, तो अचानक किसी समस्या का हल निकलता है। ठीक है, जैसे कोहलर ने क्या किया था, कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर को बंद किया था। ठीक है, पिंजरे में, और 2 छड़ी इस प्रकार रखी गई कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था। ठीक है, और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए थे। चिंपैंजी केलों तक नहीं पहुंच सकता था। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था, नहीं प्राप्त कर सकता था। अचानक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ी पर गई और उसने केलों और छड़ी को उठाया। किसने उठाया, तो चिंपैंजी ने अचानक वो जो 2 छड़ी रखी थी उनको उसने, बंदर ने उठाया और एक दूसरे में फंसाया और उन्हें क्या कर दिया, लंबा कर दिया। ठीक है, क्या किया, लंबा कर लिया, तथा उन छड़ी की सहायता से केलों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया। इस प्रकार कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उनमें सूझ उत्पन्न करता है, मतलब उसमें सूझ उत्पन्न करता है, आइडिया उत्पन्न करता है, और इस सूत्र से वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। ठीक है, आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ठीक है, ये इन तीनों लोगों का क्या मानना है कि सीखना किसके कारण होता है, किसके अनुसार होता है, सूझ द्वारा होता है, कि हम सूझ द्वारा ही क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जो कोहलबर्ग थे इन्होंने किस पर बंधक किया था, मतलब प्रयोग किया था, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर किया था। ठीक है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है, नोवाक हैं, वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं, या ग्लॉसफ्लेड है, बताएंगे, ग्लॉसरफ्लेड है। तो सामाजिक निर्माण के जन्मक वाइगोत्स्की माने जाते हैं। कौन, वाइगोत्स्की जी तो माने जाते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की का मानना है, क्या मानना है, कि बालक का जो विकास है समाज के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। ठीक है, तो ये किसने दिया है, मतलब सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, तो कहे जाते हैं वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है, तो विकास की विशेषता कौन नहीं है, बताएंगे। टू बी कॉम्युलेटिव, मतलब संचयी होना, टू बी डायरेक्शनल, मतलब दिशात्मक होना, या फिर टू बी स्पेसिफिक, विशिष्ट होना, या फिर टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, क्योंकि अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है, जबकि संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, ये सभी क्या हो जाती हैं, विकास की विशेषताएं हो जाएंगी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेरिडिटरी जो जीनियस पुस्तक के लेखक हैं वो गाल्टन है। कौन है, गाल्टन है। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत विशेषताओं की आनुवंशिकता का अध्ययन किया था और उन्होंने अपने अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में अपनी पुस्तक में बताया था, क्या बताया था, बताया कि व्यक्तिगत आनुवंशिकता होती है। क्या बताया था, व्यक्तिगत आनुवंशिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। क्या है न्यूनतम स्तर, तो जो संज्ञानात्मक क्या बोध है, ज्ञान है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है। तो ध्यान से समझेंगे कि क्या है न्यूनतम स्तर, डायग्राम से भी मैं समझा दूंगा कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वो क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ब्लूम ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो उस वर्गीकरण के अनुसार जो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन होता है, बताया था उन्होंने। और ब्लूम क्या कहते हैं कि ब्लूम सीखने के उद्देश्यों के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी डोमेन, जिसे क्रियात्मक बोलते हैं। इसमें क्या किया है, इन्होंने वर्गीकृत किया है। इसमें पहला क्या हो जाता है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र हो जाता है, और तीसरा साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र हो जाता है, जिसमें शारीरिक कौशल शामिल होते हैं। और संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में कौन सा शामिल होता है, मानसिक कौशल शामिल होता है।
तो जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सीखने की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 6 श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है, जो बौद्धिक कौशल के विकास में काम करती हैं। तो इसका हम डायग्राम सीख लेते हैं कि ये न्यूनतम स्तर किस तरीके से हुआ ज्ञान। ठीक है, अब ऐसे ही बना लेते हैं। चलो इसको ऐसे हटा देते हैं। हाँ, तो देखते हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा स्तर आ जाता है? ये हो गया हमारा, इसको रख लेते हैं पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा। तो पहले मतलब निचले स्तर पर कौन आता है? ज्ञान आता है। दूसरे स्तर पर कौन आता है? बोध, ज्ञान का बोध होता है। तीसरे स्तर पर कौन आता है? तीसरे स्तर तो जब उसका बोध हो जाता है तो हम अनुप्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। चौथे स्तर पर हाँ, ये हो गया पहला, दूसरा, ऐसे देख लो, ये हो गया तीसरे स्टेप पर। चौथे स्टेप पर कौन आ जाता है? उसका हम क्या करने लगेंगे? विश्लेषण करने लगेंगे। क्या? विश्लेषण। पाँचवें पर कौन आ जाता है? पाँचवें पर संश्लेषण, सिंथेसाइज करना, ठीक है, तो ये संश्लेषण हो जाएगा। और छठे पे कौन आ जाता है? फिर हम उसका क्या करते हैं? एट द एंड मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो सबसे निचले स्तर पर कौन आता है? ज्ञान। दूसरे स्तर पर कौन आता है? बोध, क्योंकि ज्ञान का बोध हुआ, हमने अनुप्रयोग किया, विश्लेषण किया, फिर संश्लेषण, सिंथेसाइज किया, और फिर मतलब एनालिसिस के बाद सिंथेसाइज करना, फिर हम क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे निचला स्तर कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम स्तर हो जाएगा ज्ञान, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि करना, पुनः योजना बनाना, या पुनः प्रतिपुष्टि करना, या पुनः प्रशिक्षण करना। ये मैंने पहली क्लास में करा रखा है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया गया है? पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंतिम सोपान कौन सा हो जाता है? तो इसका जो अंतिम सोपान हो जाता है वो हो जाता है पुनः प्रतिपुष्टि करना। कैसे पुनः प्रतिपुष्टि करना हो जाएगा? क्योंकि पहला कौन सा हो जाता है? पहला ऐसे कर लेते हैं कि पाठ की क्या बनाते हैं? टीचर क्या करता है? पाठ की योजना बनाता है। क्या बनाता है? पाठ की योजना बनाता है, ठीक है। फिर क्या करेगा? शिक्षण उसको अप्लाई करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, शिक्षण करेगा। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट टीचर क्या करेगा? फीडबैक, प्रतिपुष्टि करेगा, ठीक है। क्या करेगा? प्रतिपुष्टि करेगा। फिर क्या करेगा? अब उसमें जो कमियां आएंगी फिर से क्या करेगा? पुनः योजना बनाएगा। जरूरी तो है नहीं कि एक ही बार में बच्चे सारी चीज़ें सीख जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा? पुनः शिक्षण कराएगा। पुनः योजना बनाई, पुनः पाठ्य योजना बनाई, अब यो क्या करेगा? पुनः क्या करेगा? शिक्षण कराएगा। और पुनः शिक्षण के बाद फिर क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि करेगा। और फिर से क्या करेगा? पुनः, क्या हो गया? ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो जो अंतिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। क्या आवश्यक है गिलफोर्ड के अनुसार? कैटेगराइजेशन आवश्यक है, मतलब श्रेणीकरण, या विचार प्रवाह, या अंकगणितीय तर्क, या एक समाधान। तो जो गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन है उसमें विचार प्रवाह आवश्यक है। जो गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन है
क्या है, जो अपसारी चिंतन है उसमें क्या विचार प्रवाह आवश्यक है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है, ठीक है, सपोज दैट कोई एक इंसान है, उसके सामने जब कोई समस्या रखी जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं जो उसकी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता होती है उसका प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी से पहेली पूछते हैं तो वो सोच सोच के कोई ना कोई आंसर बताता है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसके आगे अपसारी चिंतन हो रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हो जाती हैं जब। ठीक है, तो जो अपसारी चिंतन है वो चिंतन पर आधारित है, बोल सकते हैं कि ये चिंतन पर आधारित है। और चिंतन का मतलब क्या होता है, सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी चीज़ के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। ठीक है, हमारे जो बाबा दादी ये सब क्या करते हैं, पहेलियाँ पूछते थे ना हम लोगों से, तो उन पहेलियों का जवाब जरूरी नहीं है कि हमें एक ही बार में दें, हम उन पहेलियों से रिलेटेड कोई ना कोई आंसर देते थे कि नहीं देते थे। तो वो जो आंसर्स हम देते थे उनमें से कौन सा सही होगा वो तो बाबा जी को पता होगा या दादाजी को पता होगा। तो वो चीज़ें हमारे कभी कभी वो चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती थी। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कक्षा में जब शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है कि यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, उपयुक्त उत्तर नहीं है। मतलब इस प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर है वो नहीं होगा। जैसे अतः ऐसी स्थिति में बालक इस प्रश्न पर कल्पना करेगा और फिर अपने विचार क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा कि मुझे पंख पसंद हैं, अगर मेरे पंख होते तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। ठीक है, वो कल्पना कर रहा है, अपसारी चिंतन कर रहा है। और क्या कह रहा है, कहेगा अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में पक्षियों के साथ उड़ने की रेस लगाता। तो यहाँ पर जो बालक कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपसारी चिंतन का प्रयोग कर रहा है और उसी का प्रयोग करके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। और इस प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर है वो नहीं है, कुछ उत्तर ही नहीं है, कहाँ पंख आएंगे, कहाँ बच्चा उड़ेगा, मगर वो चिंतन करके बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक थे। मतलब हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। तो कौन थे उद्वेलन के प्रोफाउंडर, विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो बताएंगे। क्या जॉन डेवी थे, क्या हरलॉक थे, या ऑसबोर्न थे, या ऑसबेल थे। तो जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है इसमें क्या होता है, तो जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती है इसमें बालक के सम्मुख ऐसी समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं जिसमें बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न हो जाती है। उथल पुथल समझते हो ना, कि क्या होगा इसका आंसर, ये चीज़ जिसके द्वारा क्या करता है, बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न हो गई। इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। ठीक है, इस विधि में बालकों को के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है कि बच्चा अलर्ट मोड में आ जाए। ठीक है, और इसमें ये जो विधि होती है इसमें बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वो सोचें, विचार करें। ठीक है, तो जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है इसके जो प्रतिपादक हैं वो ऑसबोर्न है। कौन है, ऑसबोर्न है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के कौन संबंधित है, से कौन संबंधित है। क्या CD मॉर्गन है, या HA मोरे है, या AB दोनों है, या JL मोरेनो है। तो समझेंगे जो प्रासंगिक प्रशिक्षक है ये है क्या। तो जो प्रासंगिक प्रशिक्षण है इसको कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि यह परीक्षण व्यक्ति को मापने की एक प्रक्षेपी तकनीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है। ठीक है, इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं।
ठीक है। और इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने चित्रों का प्रयोग किया जाता है? 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है और 31 कार्ड होते हैं। और इसमें जो जैसे 30 चित्र हो गए, इसमें से जो 10 चित्र होते हैं वो किसके होते हैं? 10 चित्र महिलाओं के लिए और 10 चित्र पुरुषों के लिए और 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। तो जो अंतिम 10 चित्रों का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब जो अंतिम 10 चित्र होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण सीडी है या ये मतलब परीक्षण विधि है, इसका प्रयोग किसके द्वारा या इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वो CD मॉर्गन और HC मोरे दोनों के द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मैंने इसके पीछे की हिस्ट्री भी बता दी, क्या क्या चीज़ें होती, कितने कार्ड होते हैं, किस तरीके से इसका क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, कितने चित्र होते हैं, कितने चित्र महिलाओं के होते हैं, कितने चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, कितने चित्र दोनों के लिए होते हैं, और साधारणतः अंतिम कौन से वो चित्र होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है? तो अंतिम जो 10 चित्र होते हैं जो दोनों के लिए होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज, क्या आयोजन बोला जाता है, उद्भव बोला जाता है, प्रबोधन बोला जाता है, संशोधन बोला जाता है? तो जो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था होती है आयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? आयोजन, प्रिपरेशन कहलाती है। इस अवस्था में क्या होता है? व्यक्ति को समस्या के पक्ष विपक्ष में जो आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं, जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पूर्व किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार, रोशनी आदि का ज्ञान पहले प्राप्त करना होता है ना, उसी तरीके से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोजन करेंगे। क्या कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब उद्दीपक वही थॉर्नडाइक, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए क्या किया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सीखने के कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे। पहला नियम कौन सा बताया था? बताएंगे। पहला नियम बताया था तत्परता का सिद्धांत। क्या? तत्परता का नियम। दूसरा नियम कौन सा बताया था? दूसरा नियम बताया था अभ्यास का नियम। कौन सा? अभ्यास का नियम। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अभ्यास का नियम। तीसरा कौन सा? प्रभाव का नियम। क्या ये तीनों ऑप्शन मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किसी में पढ़े थे? हाँ, पढ़े थे, जिसमें एक ऑप्शन दिया गया था वो ऑड था। तो क्या एक ही सेट में एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए? बिल्कुल पूछे गए। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? सीखना, संबंध स्थापित करना, मतलब जो सीखना है वो संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है और सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का संबंध होना आवश्यक है। कि जब हम सीखेंगे तो शारीरिक क्रियाएं भी उसमें शामिल होंगी और मानसिक क्रियाएं भी शामिल होंगी, ठीक है। साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाने में शारीरिक क्रियाएं तो शामिल नहीं हैं और मानसिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? क्या व्यक्तिगत कारक प्रभावित करते हैं, वातावरण संबंधी कारक प्रभावित करते हैं, या सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, क्योंकि सभी कारक क्या हैं? वो सीखने अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर ऐसे कारकों का अध्ययन किया और बताया जो सामान्य रूप से व्यक्तियों के जो सीखने को प्रभावित करते हैं। जैसे कौन से होते हैं? व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, प्रभावित कर सकता है भाई, वातावरण संबंधी कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कारक भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि सफलता या परिणाम का जो ज्ञान कारक होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बताओ कौन सा, किसने दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हमारे गार्डनर साहब ने दिया है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार
किस सिद्धांत के अनुसार? बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, जो विभिन्न कारकों का मिश्रण है। क्या है? यह विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें अनेक योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर एक कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। और गार्डनर के अनुसार क्या है कि बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं, जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन में, सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों के नए ज्ञान की खोज में सहायता करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीयरमैन ने दिया, क्या दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया, या बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत दिया। तो जो स्पीयरमैन है ये हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हर बार की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं स्पीयरमैन। ठीक है, तो जो बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, वो किसने दिया है? मतलब ऑप्शन नंबर ए किसने दिया है? वो दिया है स्पीयरमैन। ठीक है। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व होते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जिसे हम बोलते हैं सामान्य तत्व, मतलब जी फैक्टर। ठीक है, पूछा जाता है, याद रखेंगे। और सेकंड क्या हो जाएगा? एस फैक्टर, मतलब विशिष्ट तत्व। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर जो आपको ये वीडियो समझ आ रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आपका लाइक तो एक बनता है। अच्छा, जैसे सामान्य तत्व क्या होते हैं? तत्व कौन से होते हैं? जी फैक्टर में क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो जो बुद्धि के सामान्य तत्व होते हैं उनको सुविधा की दृष्टि से जी फैक्टर कहा जाता है। जो सामान्य तत्व उन्हें जी फैक्टर, मतलब जनरल फैक्टर कहा जाता है। अच्छा, सामान्य तत्व जो होते हैं व्यक्ति की समस्त क्रियाओं में निहित होता है, और यह जो तत्व है सभी में जन्म से पाया जाता है। जो जी फैक्टर है ये कब से पाया जाता है? जी फैक्टर जन्म से ही क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, जन्म से। अच्छा, एस फैक्टर क्या है? तो जो एस फैक्टर होता है ये विशिष्ट तत्व को सुविधा की दृष्टि से क्या, मतलब जो विशिष्ट तत्व होते हैं उन्हें एस फैक्टर कहा जाता है। और किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जिसमें विशेष बुद्धि एवं निपुणता की आवश्यकता पड़ती है उसमें विशिष्ट तत्व सहायक होते हैं। और यह कारक जन्मजात नहीं होता है। ये क्या होता है? ये अर्जित किया जाता है। क्या है? ये अर्जित किया जाता है विशिष्ट तत्वों को। ठीक है, आप एक इंजीनियर बन गए, जब इंजीनियर की पढ़ाई नहीं की थी तो क्या इंजीनियर का जो भी काम होता है वो आप कर पाते? नहीं कर पाते। तो आपने अपने अंदर क्या किया? स्पेशल फीचर्स को इंक्लूड किया ना, आपने अपने अंदर एक स्किल डेवलप की, तो ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। बताएंगे प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैक्टर से संबंधित है, रूसो से संबंधित है, या मोंटेसरी से संबंधित, या फ्रोबेल? तो बताएंगे। जो फ्रोबेल थे उन्होंने क्या किया था? किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन क्या होता है? एक बगीचा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब किलपैक्टर ने किया था। ठीक है, जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था? किलपैक्टर ने किया था। अच्छा, इसकी मूल अवधारणा क्या होती है? किसने दी थी? तो इसकी जो मूल अवधारणा है, प्रोजेक्ट विधि की जो मूल अवधारणा है वो किसने दी थी? जॉन डेवी ने दी थी। तो लिख लेंगे इधर, प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा। क्या? इसकी जो मूल अवधारणा है, क्या है? मूल अवधारणा किसने दी थी? जॉन डेवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डेवी ने दी थी। ठीक है, और किलपैट्रिक कौन थे? ये जॉन डेवी के शिष्य थे। तो इस विधि में जो शिक्षक जो है मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, मतलब जो प्रोजेक्ट विधि होती है इसमें जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और इस विधि के द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसमें पता करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। क्या? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, या लक्ष्य कथन? तो किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ को प्रस्तावित करने के लिए जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों से लगभग 5 से 6 प्रश्न करता है।
जो उसके पूर्व ज्ञान को आंकने के लिए होता है। मतलब कोई भी अगर जो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप कोई नया पाठ अगर जो बच्चों को, सपोज दैट आप क्या कर रहे हैं, आप मैथ का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, ठीक है, आप बच्चे को जोड़ घटाना सिखाना चाह रहे हैं, जोड़ सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चे को आप क्या करेंगे, बोलेंगे ना, ऐसे ही दिखाएंगे ना, ये हमारे पास कितनी उंगली है, एक, अच्छा ये दूसरे हाथ में कितनी हो गई, एक, दोनों मिलाकर कितनी हो गई, दो। तो क्या ये आप पूर्व ज्ञान से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पूर्व ज्ञान जानना चाह रहे हैं ना कि इनको कुछ ना कुछ नॉलेज है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न करके पाठ को प्रस्तावित करता है। तो पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। किससे? पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। अच्छा, कह रहा है कि जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन नेचुरल एग्जाम, मतलब छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। दूसरा कह रहा है कि छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं। और चौथा कह रहा है कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण से सीखते हैं, मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सीखते हैं। कि एक पार्क है, उसका जो गार्ड है वो बच्चों को अंदर तो जाने देता है, मगर उसने वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि इस झूले पर तुम नहीं झूलोगे, इस झूले को नहीं झूलोगे, मतलब जितने भी झूले हैं इस पर कोई नहीं झूलेगा। तो बच्चों का जो मन है वहाँ पर हम बच्चे अपना मन मार ही तो रहे हैं, तो वहाँ पर वो उस तरीके से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। भाई जो वो करना चाह रहे हैं, उनके सामने चीज़ें रखी हैं, अब वो उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें अच्छी तरीके से सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात कि छात्र करके सीखता है, और छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं। तो ये जो है, ये जो ए बी सी हैं ये हमारे सही हैं, और चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, बताएंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो जो 86वां संशोधन है, कौन सा, 86वां संशोधन है। तो जो 86वां संशोधन है, इस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। इस संशोधन के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त, मतलब जो इस संशोधन के अनुसार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए जो नया अनुच्छेद है 21A, नया अनुच्छेद 21A बनाया गया, जो कि किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। तो शिक्षक के कार्य में पाठ्य, जैसे क्या हो गया, पाठ्य विषय वस्तु है एवं जो उसके कार्य हैं उनका विश्लेषण करेगा, उसका जो विश्लेषण है वो भी करना इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, छात्रों की जो सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो निदानात्मक कार्य है उसको भी करना होगा, और छात्रों को सिखाए गए कार्य का जो मूल्यांकन करना होता है, मतलब सिखाए गए कार्य उसका तो मूल्यांकन करना है कि बच्चे ने कितना सीखा। भाई मैं जो पढ़ाए चला जा रहा हूँ वो आप सब सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो यूपीटेट का रिजल्ट आएगा उससे ही पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और आप परीक्षा में कितना कर पाए, ठीक है। जो छात्रों को उनकी वैयक्तिक भिन्नता होती है उसके आधार पर समझना और उपचार करना, निदान करना उन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर मूल्यांकन करना, मूल्यांकन कार्य भी शामिल है, उपचारात्मक मतलब रेमेडियल फंक्शन भी शामिल है, और निदानात्मक ये भी उसमें शामिल है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण सबसे कम प्रभावी होगा कब, जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे और केवल लिखने पर बल होगा। तो उपयुक्त सभी बताएंगे कि कब प्रभावशाली कम होगा। तो जब शिक्षक
कौन सा हो जाएगा, एकाधिकारवादी हो जाएगा। तो वहाँ पर तो कम प्रभाव पड़ेगा ना, बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे तो वहाँ पर भी कम प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, केवल लिखने पर ही बल दिए चले जा रहे हैं कि हाँ मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आप लिखते ही चले जा रहे हो, मैं समझा कुछ रहा ही नहीं हूँ, आप कुछ समझ रहे ही नहीं हो, आपको समझ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी तो ये तो एक निगेटिव पॉइंट हो गया ना। और आप रटने पे बल लगा दे रहे हो, रटाए चले जा रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी कम प्रभावशाली होगा। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे कम प्रभावशाली होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वॉज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था? क्या बर्नस्टीन ने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था, फिल्मर ने दिया था, या स्किनर ने दिया था? किसने दिया था? अच्छा, जो भाषा रूपांतरण का सिद्धांत है, नॉम चॉम्स्की ने दिया था। LAD सुना है? ठीक है, जैसे LAD, तो जो चॉम्स्की हैं उनको भाषा का जनक कहा जाता है, भाषा विकास का। जो नॉम चॉम्स्की हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भाषा विकास का जनक कहा जाता है। किसे? चॉम्स्की को। ठीक है, भाषा विकास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अच्छा, चॉम्स्की के अनुसार क्या कहते हैं ये कहते हैं कि बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की बचपन से ही छात्र जो क्षमता होती है वो छात्र में निहित होती है, और भाषा अर्जन करने की ये जो क्षमता है कुछ निश्चित समय तक ही होती है। और भाषा रूपांतरण का अर्थ क्या है? भाषा रूपांतरण का अर्थ है कि दो व्यक्तियों के बीच भाषिक संपर्क स्थापित करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? शारीरिक गठन में, अब ये क्या क्या दिया गया इसको भी तो समझना होगा। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो हम तभी बता पाएंगे जब इन सब का हमें क्या पता होगा, मीनिंग पता होगा। ठीक है, इन सब का हमें क्या पता होगा, मीनिंग पता होगा। अच्छा, जो मेजोमॉर्फिक है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। जो मेजोमॉर्फिक होते हैं ये गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। क्या? मजबूत शरीर वाले होते हैं। अच्छा, जो ये कौन से, हाँ, एंटागोनिस्टिक होते हैं, इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये दुबला पतला शरीर वाले होते हैं, जैसे कमज़ोर शरीर हो गया, ऐसे होते हैं। और जो इसमें क्या है, एंडोमॉर्फिक, ये कैसे लोग होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनका शारीरिक गठन गोल मटोल तथा नरम होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर जो, हाँ, कौन सा, अच्छा, सॉरी, ये जो मेजोमॉर्फिक है ये गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। और जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं इनका शरीर क्या होता है, दुबला पतला होता है। क्या होता है? दुबला पतला और कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और जो एंडोमॉर्फिक होते हैं ये क्या होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो गोल मटोल होता है, गोलू मोलू से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जो एंटागोनिस्टिक होते हैं ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो शारीरिक गठन के संबंध में एंटागोनिस्टिक है ही नहीं सही, क्योंकि एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर शारीरिक गठन का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, प्रतिकूल व्यवहार करना। क्या? प्रतिकूल व्यवहार करना। तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। तो जैसे अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरक है। अभिप्रेरणा का जो तात्पर्य है व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील करती है। दूसरे शब्दों में अगर जो कहें तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है,
तो जो अभिप्रेरणा के लक्ष्य सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, और सकारात्मक लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, जैसे संबंध बनाना, भोजन खाना, सफलता आदि, इन सबको प्राप्त करना। नकारात्मक लक्ष्य वे होते हैं जिनसे व्यक्ति बचने का या भागने की कोशिश करता है, जैसे शर्मनाक स्थिति में लोग तो मुँह छुपाना चाहेंगे ना, अपमान होने से, दंड पाने से, तो ये भागने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके घटक हो जाएंगे अभिप्रेरणा के। ठीक है, आवश्यकता कब है, ठीक है, और अंतर्नोद उसे कब करना है, और प्रोत्साहन, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन है बताएंगे? क्या सिगमंड फ्रायड है, या ऑलपोर्ट है, या गिलफोर्ड है? बताएंगे कौन है? तो इसके जो हैं प्रतिपादक वो हैं सिगमंड फ्रायड, क्योंकि इनके ही द्वारा क्या दिया गया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जो फ्रायड का विश्लेषक सिद्धांत है वो गतिशील सिद्धांत है, और इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का विकास, जो व्यक्तित्व का विकास है, संघर्षों और घटनाओं से निर्धारित होता है। ठीक है, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जो आइसबर्ग नहीं, इन्होंने कहा है, इनकी तुलना किससे की, मानव का मस्तिष्क जो है उसकी तुलना किससे की है, बर्फ से की है। और उन्होंने कहा है कि बर्फ़ को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग पानी के अंदर होता है और 10% ही बाहर दिखता है। तो चेतन और अचेतन मन की जो चेतन और अचेतन की जो बीच की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, अर्धचेतन। इन्होंने कहा कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, और यहाँ तक क्या है, पानी है। तो ये कहते हैं कि जो ऊपर दिखाई देता है वो 10% होता है, और बाकी नीचे क्या होता है, 90% होता है, और जो बीच का भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धचेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचेतन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप? फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी जो विचार हैं वो मनोलैंगिक विकास का ही सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रायड ने मानव मन की जो संरचना है एवं जो व्यक्तिगत व्यवहार है उसकी जो क्रियाओं के निरूपक हेतु इदम, अहम तथा पराहम की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो पूछा जा सकता है कि इदम हो गया, अहम हो गया, मतलब ईगो हो गया, और जो सुपर ईगो हो गया, पराहम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कौन हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो जैसे क्या हो गया, स्किनर द्वारा कौन से अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, तो कौन सा, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का सिद्धांत। ठीक है, ये प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है, सिगमंड फ्रायड ने किया है। और व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। व्यवहार रूपांतरण तकनीकी का सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है त्रुटियों का माध्यम से सीखना, क्योंकि त्रुटियों के माध्यम से सीखना स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है, और यह जो सिद्धांत है त्रुटि से सीखना, तो ये थॉर्नडाइक द्वारा, ये किसने दिया है, ये दिया है थॉर्नडाइक। समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्योंकि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है बच्चों में समुचित विकास का नियंत्रण और नियमित आकलन करता है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा क्या किया जाता है, व्यापक आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष में संबंधित नहीं है। तो बताएंगे कौन संबंधित नहीं है। तो जो अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित जो ब्लूम के वर्गीकरण है उसमें जो चरित्र निर्माण है
वो संज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है। ठीक है, कौन कौन आता है? ज्ञान आता है, अनुबोध आता है, विश्लेषण आता है। मैंने बताया था ना, ज्ञान के बाद बोध, क्या बताया था? बोध के बाद अनुप्रयोग बाद विश्लेषण के बाद संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद हम क्या कर रहे थे? मूल्यांकन कर रहे थे। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा शामिल नहीं है, तो चरित्र निर्माण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? मेमोरी लेवल, मोटिवेशनल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावस्थी स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अभिप्रेरणा स्तर। वो क्या नहीं है? शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो शिक्षण के स्तर होते हैं वह मतलब शिक्षण के स्तर का वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसमें छात्रों का जो क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? चिंतन या प्रत्यावर्ती, बोध व अवबोध और स्मृति स्तर। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा नहीं होगा। कौन कौन से होंगे? पहला ये हो जाएगा। पहला कौन सा? स्मृति, दूसरा अवबोध, तीसरा प्रत्यावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विकास के तो एरिक्सन हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं विकास की? तो इन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी बताई है? शैशवावस्था में विश्वास बनाम अविश्वास बताया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता बताई है। खेल अवस्था में पहल शक्ति बनाम दोषिता बताई है। विद्यालय अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता बताई है। किशोर अवस्था अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति बताई है। तरुण वयस्कता में क्या बताया है? घनिष्ठ बनाम विलगन बताया है। और मध्य वयस्क अवस्था में क्या बताया है? तो इन्होंने बताया है जननात्मकता बनाम स्थिरता। और परिपक्व अवस्था में क्या बताया है? अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? आप कहेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको अच्छे से कल की वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे CDP के बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चंस, जिनको मैंने आपके समक्ष रखा और उनका आंसर भी प्रस्तुत किया। तो आप क्या करेंगे? अब आपका काम है कि आप अपने जो कॉपी में आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसको उनका आकलन करें, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए उसका स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमें मोटिवेट करने के लिए आप एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं नई वीडियो आपके समक्ष लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।